बेडरूम की दीवार पर मर्फी रेडियो के पोस्टर बॉय का फोटो आज भी मिलता है। जितना खूबसूरत बच्चा उतनी ही खूबसूरत अदा से मुस्कुराते हुए होंठों पर उंगली रखे पोज में रंगीन फोटो। ये फोटो शिखा के बेडरूम में पिछले 4 सालों से लगा था। सास ने कहा था कि सुंदर बच्चे का फोटो देखने से बच्चा भी सुंदर होगा। बच्चे की राह देखते देखते पिछले साल उसकी सास चल बसी। खाना पीना खत्म कर शिखा नाइट लाइट की मध्यम रोशनी में मर्फी बॉय को देखे जा रही थी। तभी पति अमर ने कमरे में प्रवेश करते ही कहा, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है, अब हमें चलकर टेस्ट करा लेना चाहिए। देखें तो डॉक्टर क्या कहता है। हाँ, पर ये पहले होता तो अम्मा जी की इच्छा पूरी होने की उम्मीद तो जरूर रहती। आज से पहले डॉक्टर ने कभी दोनों को टेस्ट करने के लिए नहीं कहा था। तुम्हारी सहेली जो डॉक्टर है उसने भी कहा था कि कभी कभी प्रेगनेंसी में देर हो जाती है। वैसे हमने भी 1 साल तक परहेज बरता था। अमर ने ग्रेजुएशन के बाद एक प्राइवेट कंपनी में स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी ज्वाइन कर ली थी। वो स्टेट लेवल बॉक्सिंग चैंपियन था। अच्छी खासी पर्सनालिटी थी अमर की। ऑफिस में उसके दोस्त उससे कहते भी थे, अरे यार, बॉक्सिंग रिंग में तो तुम चैंपियन हो, अब अपनी गृहस्थी जमाओ, कम से कम अपने जैसे बलवान हष्टपुष्ट एक फ्यूचर चैंपियन को तो पैदा करो, वो भी हो जाएगा, जल्दी क्या है, अमर कहता। अब शादी के 5 साल के बाद शिखा और अमर दोनों ने डॉक्टर से इस विषय पर सलाह लेने की जरूरत महसूस की। डॉक्टर ने दोनों के कुछ टेस्ट किए और फिर 2 दिनों के बाद जब वो मिलने गए तो डॉक्टर बोला, आपकी रिपोर्ट्स तैयार हैं, शिखा की रिपोर्ट्स तो नॉर्मल हैं, उनमें माँ बनने के सभी लक्षण हैं। पर क्या डॉक्टर? शिखा ने बीच में डॉक्टर की बात को काटकर पूछा। आई एम सॉरी, बट मुझे कहना ही होगा कि अमर पिता बनने के योग्य नहीं है। कुछ पल डॉक्टर के कैबिन में सन्नाटा रहा। फिर शिखा ने कहा, पर डॉक्टर, आजकल मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, कोई मेडिसिन या उपाय तो होगा। हाँ है, क्यों नहीं है। IVF तकनीक से आप माँ बन सकती हैं। आजकल ये बहुत ही आसान हो गया है। किसी सक्षम पुरुष के शुक्राणु का इस्तेमाल करके आप बच्चे को जन्म दे सकती हैं। डॉक्टर, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है? सॉरी, इसके अलावा एक ही उपाय बचता है कि आप किसी बच्चे को गोद ले लें। आप लोग ठीक से विचार करके बता दें, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अगर आप कुछ और समय चाहते हैं तो अपनी सुविधा से अपना फैसला ले सकते हैं। शिखा और अमर दोनों ने कुछ देर तक डॉक्टर के क्लिनिक में बैठे बैठे विचार किया कि अब और देर रुकने से कोई लाभ नहीं होगा और बच्चा IVF तकनीक से ही होगा। शिखा ने मन में सोचा कि इससे उसे मातृत्व का अनुभव भी होगा। फिर दोनों ने डॉक्टर को अपना फैसला बताया। डॉक्टर बोला, वेरी गुड, आपके कुछ और टेस्ट होंगे। मेरे क्लिनिक में कुछ डोनर्स के सैंपल्स हैं, देखकर मैं 1-2 दिन में आपको खबर दूंगा। कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है, जल्द ही आपका काम हो जाएगा। 1 सप्ताह के अंदर ही शिखा IVF तकनीक की देन से गर्भवती हुई। डॉक्टर ने शिखा को नियमित चेकअप कराते रहने को कहा। कुछ दिनों के बाद जब अमर ने बड़ी शान से ऑफिस में दोस्तों से कहा कि वो पिता बनने वाला है, तो एक दोस्त ने कहा, आखिर हमारे चैंपियन ने बाजी मार ही ली, अब तुम्हें हम लोगों का मुंह मीठा कराना होगा। दोस्तों के कहने पर ऑफिस की कैंटीन में ही उन्हें मिठाई खिलाई। दोस्तों ने उससे कहा, इस छोटी मोटी पार्टी से तुम बचने वाले नहीं हो, हम लोगों को सपरिवार पार्टी देनी होगी। ठीक है, वो भी होगी। करीब 4 माह बाद डॉक्टर ने शिखा से कहा, आपके बच्चे की ग्रोथ बिल्कुल ठीक है, अब आप निश्चिंत रहें, आपका बच्चा स्वस्थ और हष्टपुष्ट होगा। इस खुशी में उस रात अमर ने अपने घर पर दोस्तों को सपरिवार आमंत्रित किया। शिखा भी घर पर पार्टी की तैयारी में लगी थी। उसी समय कॉल बेल बजी। उसने दरवाजा खोला तो एक आदमी बाहर खड़ा था। वो बोला, नमस्ते मैडम, मैंने आपको पहचाना नहीं, पर लगता है पहले कहीं देखा है। अच्छा बोलिए, क्या काम है? अभी साहब घर पर नहीं है। कोई बात नहीं है, मुझे सिर्फ आपसे ही काम है। मुझसे भला क्या काम हो सकता है आपको? मैडम, आपके पेट में जो बच्चा है वो मेरा है। क्या बकवास कर रहे हो? गेट लॉस्ट, बोलकर शिखा दरवाजा बंद करने लगी। उस आदमी ने हाथ से दरवाजा पकड़कर कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, वरना बाद में शर्मिंदगी होगी और पछताना पड़ेगा। अमर बहुत शान से पार्टी दे रहा है बाप बनने की खुशी में। मैं पार्टी के बीच में ही आकर सबको बताऊंगा कि ये बच्चा अमर का नहीं, मेरा है। उनकी सारी मर्दानगी की हवा निकाल दूंगा मैं। शिखा और अमर दोनों ने IVF की बात छिपा कर रखी थी और अभी तक सभी से बता रखा था कि ये बच्चा उनका अपना है। वो डर गई और फिर बोली, आखिर तुम क्या चाहते हो? हमें परेशान करके तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 2 लाख रुपए दे दीजिए, मैं अपनी जबान बंद रखूंगा। इतनी बड़ी रकम हम लोग तुम्हें नहीं दे सकते हैं। देखिए, पैसे तो आपको देने ही होंगे, हंसकर या रोकर, आज नहीं तो कल। अब आप बताएं, मैं रात में पार्टी में आऊं या नहीं? शिखा कुछ देर सोचने लगी, फिर बोली, अभी मेरे पास मुश्किल से 2000 हैं, वो आपको दे रही हूँ। ठीक है, अभी आप वही दे दीजिए, बाकी आप एकमुश्त देंगी। मुझे डिलीवरी के पहले पूरी रकम मिल जानी चाहिए। शिखा ने उस आदमी को 2000 रुपए देते हुए कहा, अभी इन्हें रखो, बाकी के लिए मैं अमर से बात करती हूँ।
ठीक है, मैं 2 दिन के बाद फिर से आऊंगा। उस रात पार्टी के बाद शिखर ने अमर को ब्लैकमेलर वाली बात बताई तो अमर बोला, 2 लाख रुपए हमारे लिए बहुत बड़ी रकम होती है, कहाँ से लाऊंगा? उसके लिए तो मुझे कर्ज लेना होगा। पर ये तो ब्लैकमेलिंग हुई, उसे हमारा पता किसने दिया होगा? मुझे लगता है उस आदमी को कभी मैंने डॉक्टर के क्लिनिक में देखा है। डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकता है, फिर भी एक बार मैं उससे बात करता हूँ। दूसरे दिन अमर डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टर ने कहा, हम लोग ऐसी सूचनाएं गुप्त रखते हैं, इसलिए हम 3 शपथ पत्र तैयार करते हैं। पहला IVF के लिए आप दोनों की सहमति का, दूसरा ये कि आप लोग कभी डोनर के बारे में जानकारी नहीं लेंगे और अगर किसी तरह से आपको ये मालूम भी हो जाए तो आप इसे किसी को नहीं बताएंगे, और साथ ही आपके बच्चे का डोनर की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। हाँ, हमें याद है, पर तीसरा शपथ पत्र कौन सा है? तीसरा, हम डोनर से लेते हैं कि वो अपना अंश स्वेच्छा से दे रहा है और उसे ये जानने का हक नहीं होगा कि उसका अंश किसे दिया गया है। अगर किसी तरह उसे पता भी चल जाए तो वो इसे किसी को नहीं बताएगा और होने वाले बच्चे पर उसका कोई अधिकार नहीं होगा। पर शिखा ने कहा है कि उस आदमी को शायद पहले आपके क्लिनिक में देखा है, कहीं आपका ही कोई स्टाफ तो उससे मिला नहीं है। हम पूरी सावधानी बरतते हैं, पर स्वार्थवश इसके लीक होने की संभावना हो सकती है। डॉक्टर बोला, हमसे गलती सिर्फ इतनी हुई है कि हमने किसी से इस तकनीक की बात न कहकर इसे अपना बच्चा बताया है। अमर बोला, खैर आप आगे भी यही बता सकते हैं। नहीं डॉक्टर, इट्स टू लेट। वो ब्लैकमेल कर रहा है, लगता है हमें पैसे देने ही होंगे। डॉक्टर कुछ देर सोचने के बाद बोला, आप उसे एक पैसा भी नहीं देंगे। आप लोग खासकर शिखा जी को थोड़ी होशियारी से काम लेना होगा और जरा साहस भी दिखाना होगा। वो कैसे? देखिए, 2 रास्ते हैं, या तो अबॉर्शन करवा लें या प्लीज डॉक्टर अबॉर्शन की बात ना कीजिए, शिखा टूट जाएगी। मैं भी यही चाहता हूँ। शिखा जी से कहें कि जब वो आदमी पैसों के लिए आए तो बिल्कुल ना डरें, बल्कि बोल्ड होकर उसे फेस करें। वो किस तरह? अगली बार जब वो आए तो शिखा जी को बोलना होगा कि हाँ, मुझे अब पता चल गया है कि मेरा रेप तुमने ही किया था और उसी के चलते मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब मैं पुलिस को सूचित करने जा रही हूँ। ये बात उसे धमकाते हुए बोल्डली कहनी होगी। 2 दिन के बाद जब वो आदमी बाकी के रुपए लेने आने वाला था तो शिखा ने उस दिन अमर को छुट्टी लेने को कहा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो आदमी उस पर हमला न कर बैठे। ठीक 2 दिन के बाद ब्लैकमेलर जब पैसे मांगने आया तो शिखा ने ऊंची आवाज में कहा, मैंने भी पता किया है, मेरे गर्भ में तुम्हारा ही अंश है। उस दिन जो तुमने मेरा बलात्कार किया था ये उसी का नतीजा है। बलात्कार के दिन तुमने नकाब से चेहरा ढक रखा था, मैं पहचान नहीं सकी थी, पर आज तुम स्वयं चलकर मेरे सामने आ गए हो। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? मैंने उस दिन रुपए देने से पहले सेल फोन से तुम्हारा फोटो भी खींच रखा है। अब आसानी से पुलिस तुम्हें पकड़ सकती है। पासा पलटते देखकर वो आदमी गिड़गिड़ाने लगा और बोला, मैडम आप ऐसा ना करें, मैं जेल चला जाऊंगा। मैं भी बाल बच्चेदार आदमी हूँ। फिर तुम मेहनत करके क्यों नहीं कमाते हो? चलो मेरे 2000 रुपए वापस करो। वो आदमी अपनी जेब से 500 का नोट शिखा को देते हुए बोला, मैडम अभी मेरे पास इतने ही हैं, इन्हें रख लो, बाकी मैं जल्द ही लौटा दूंगा। शिखा ने नोट उसे लौटाते हुए कहा, इसे अपने बच्चों के लिए खिलौने और मिठाई मेरी तरफ से दे देना। बेहतर होगा कि तुम आगे से इस तरह के गलत काम ना करने का वादा करो। नोट वापस लेकर ब्लैकमेलर वहाँ से तुरंत ही खिसक लिया। उसके जाने के बाद शिखा ने पति से पूछा, क्या तुमने सचमुच पुलिस को फोन किया है? नहीं, एक झूठ रेप का तुमने कहा और दूसरा मैंने कहा। चलो बला टल गई और फिर दोनों जोर से हंस पड़े। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिल गवार कही कि मैंने कौन सी फाइल लाने कही थी और तुम ये क्या लेकर आई हो? शक्ल के साथ साथ अकल भी घास चढ़ने चली गई है क्या? हे भगवान, ये किसके पल्ले बांध दिया मुझे मेरे माँ बाप ने। मुझसे बड़ा भाग्यहीन कौन होगा जो तुम्हारे जैसी गवार मेरे मत्थे मर दी गई। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से, मैं खुद ले आऊंगा फाइल। अजय आपे से बाहर होकर चिल्लाया। माधवी बिल्कुल जड़ हो गई। उसका सांवला मुखड़ा इस अपमान से और स्याह पड़ गया और बड़ी बड़ी आंखों में ढेर सारा पानी उतर आया। फिर भी स्वयं को संभालते हुए उसने आर्त स्वर में कहा, जी मुझे अंग्रेजी नहीं आती ना, तो मैं समझ नहीं पाई ठीक से। मैं अभी जाकर। इससे आगे के शब्द उसके कंठ में ही रह गए। अजय उसे अपमानित छोड़कर वहाँ से जा चुका था। वो धीमे कदमों से चलती हुई रसोई में आ गई और अपनी वेदना को भूलने का प्रयास करते हुए सब्जी में कलछी चलाने लगी। लेकिन आंखें थीं जो उसके प्रयास से विद्रोह करते हुए गंगा जमुना बहाने को तत्पर थीं। उसके विवाह से लेकर अब तक का संपूर्ण घटनाक्रम उसकी आंखों के सामने कौंधरा था। माधवी के पिता राम नारायण जी अजय के पिता के बचपन के मित्र थे और गांव में ही रहते थे। एक बार वो उनसे मिलने गांव आए तो उन्हें सांवली, सलोनी, सरल, सादगीपूर्ण और सौम्य माधवी बहुत पसंद आ गई और उन्होंने अजय के लिए माधवी के पिता से उसका हाथ मांग लिया। अजय तो ये विवाह करना नहीं चाहता था, परंतु पिता के ठसकेदार व्यक्तित्व के समक्ष उसकी एक ना
ना चली और पिता की आज्ञा के समक्ष उसे झुकना ही पड़ा और शीघ्र ही अजय और माधवी का विवाह संपन्न हो गया। अजय ने माधवी से निकाह तो कर लिया, परंतु कभी हृदय से उसे अपनी पत्नी स्वीकार नहीं कर पाया। उसे तो एक गोरी चिट्टी आधुनिक फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली लड़की चाहिए थी, किंतु हिंदी माध्यम से शिक्षित सांवली माधवी उसके गले की फांस बन गई थी। वह उसे अपने साथ लेकर दिल्ली तो आ गया, परंतु कदम कदम पर उसे अपमानित करने से बाज नहीं आता था। स्वयं भरसक संयत रहने का प्रयास करते हुए माधवी ने किसी प्रकार से खाना बनाया। खाना खाते हुए ही अजय को उसके मित्र रचित का फोन आया। उसके घर पार्टी थी और उसने अजय को आमंत्रित करने के लिए फोन किया था। बातों से ही पता चल रहा था कि उसने माधवी को भी साथ में बुलाया है। भोजन के पश्चात जब अजय हाथ धोने लगा तो माधवी ने हिम्मत करके पूछा, कल आपको कहीं जाना है क्या? हाँ, अब क्या इसके लिए भी महारानी जी की अनुमति लेनी पड़ेगी? अजय ने कटु स्वर में उत्तर दिया, आपके साथ मुझे अभी जाना है क्या? माधवी ने डरते डरते प्रश्न किया, पागल नहीं हूँ कि तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा बेइज्जती कराने के लिए? कुछ आता जाता भी है तुम्हें? ये मुंह और मसूर की दाल। अरे कभी देखना रचित की पत्नी को, कितनी आधुनिक है, कैसे फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है, कैसे मैनर्स और एटिकेट्स हैं, और एक तुम हो जिसने मेरे जीवन में कदम रखकर मुझ पर भाग्यहीन होने का ठप्पा लगा दिया। चलो अब मेरा मूड खराब मत करो, जल्दी सोने दो, सुबह ऑफिस में बहुत सारा काम है। माधवी पर जहर बुझे शब्दों की बौछार करके अजय सोने चला गया। दूसरे दिन कार्यालय से घर आकर अजय फटाफट फ्रेश हुआ और नियत समय पर पार्टी के लिए निकल गया। माधवी का भी बहुत मन कर रहा था कि वो भी अजय के साथ जाए और देखे कि शहर की दावतें कैसी होती हैं, लेकिन अजय के इस व्यवहार के बाद तो उसे कुछ भी कहना व्यर्थ था। अजय को गए हुए कुछ ही समय हुआ था कि माधवी के फोन का रिंग बजने लगा। किसी अनजान नंबर से कॉल थी। उसने फोन उठाया तो उधर से आवाज आई, आप अजय कुमार के घर से बोल रही हैं? किसी अनहोनी की आशंका से कांपते हुए स्वर में माधवी ने उत्तर दिया, जी हाँ, मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ। आपके पति की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और उन्हें बहुत गंभीर चोटें आई हैं। आप तुरंत संजीवनी अस्पताल पहुंचे। उधर से स्वर आया। माधवी ने तुरंत घर से निकलकर टैक्सी ली और अस्पताल पहुंच गई। अजय को बहुत चोटें आई थीं। लगभग 1 सप्ताह अजय को अस्पताल में रहना पड़ा। माधवी ने अजय के माता पिता को सूचित करना चाहा, परंतु अजय ने मना कर दिया क्योंकि उन्हें पहले ही हृदय की समस्या थी। ऐसे में ये सूचना उनके लिए घातक हो सकती थी। 1 सप्ताह के उपरांत अजय अस्पताल से घर आ चुका था, परंतु अभी भी चिकित्सकों ने उसे लगभग 2 महीने बेड रेस्ट की सलाह दी थी। माधवी पूरे मनोयोग से उसकी सेवा शुश्रूषा में लगी थी। पहले तो अजय थोड़ा चिड़ा रहता था, लेकिन अब धीरे धीरे शांत रहने लगा था। माधवी की अनवरत सेवा और प्रेम भाव से उसके अंदर का हिमखंड स्वतः धीरे धीरे पिघलने सा लगा था। उस दिन माधवी उसके लिए सूप लेकर आई थी, लेकिन सूप बहुत गर्म था तो वो उसे पिलाने से पहले धीरे धीरे फूंक मारकर उसे ठंडा करने का प्रयास कर रही थी। अजय चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था। आज पहली बार उसे माधवी को इतने ध्यान से देखा। उसकी बड़ी बड़ी पलकों में ढेर सारी उदासी छिपी हुई थी। मासूमियत और निश्चलता उसके चेहरे से छलक रही थी। आज अजय को बहुत प्यारी लगी वो। अजय की मनोवस्था से अनभिज्ञ वह चम्मच में सूप लेकर उसे फूंक मार रही थी। बालों की एक लट उसके गालों पर झूल रही थी। अचानक अजय ने हाथ बढ़ाकर उस लट को उसके कानों के पीछे कर दिया। उसने चौंक कर अजय की तरफ देखा तो अजय मुस्कुरा दिया। अजय के मुस्कुराने भर से लगा जैसे ढेर सारा सिंदूर उसके गालों पर बिखर गया। एकदम से सकपका गई वो। सूप ठंडा हो चुका था तो वो पलके झुकाए अजय को सूप पिलाने लगी। तभी दरवाजे की घंटी बज उठी। माधवी ने उठकर दरवाजा खोला। अजय का मित्र हिमेश आया था उसे देखने। दोनों मित्र बातें करने लगे और माधवी चाय बनाने के लिए अंदर चली गई। बातों बातों में अजय ने हिमेश से रचित का समाचार पूछा तो हिमेश ने कहा, अरे रचित का तो कुछ पूछो ही मत, बहुत बुरा हुआ उसके साथ। उसकी पत्नी सदैव से अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए उसे उल्टे सीधे तरीकों से पैसे कमाने के लिए विवश करती थी और स्टेटस बढ़ाने की चकाचौंध में आकर रचित भी उसी में बहकर रह गया। ऑफिस में भी उसने कई उल्टे सीधे काम किए, लेकिन एक दिन एक जरा सी चूक से सब कुछ सामने आ गया। उसकी नौकरी भी जाती रही और बदनामी हुई, वो अलग। जब घर में पैसों की कमी होने लगी तो उसके घर में लड़ाई झगड़ा आम बात हो गई और फिर एक दिन उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई। अब वो शायद किसी और के साथ रह रही है और उसने तलाक की अर्जी भी दे रखी है। किसी ने सच ही कहा है कि यदि घर की स्त्री सही हो तो घर स्वर्ग बन जाता है, वरना जीवन को नरक बनते देर नहीं लगती। अजय भौचक्का रह गया उसकी कहानी सुनकर। आज उसे अनुभव हुआ कि जिस चक्काचौंध के पीछे वो भी पागल हुआ जा रहा था वो एक मृग मरीचिका के अतिरिक्त कुछ भी ना था। वो कितना भाग्यवान था कि उसे माधवी जैसी संस्कारी पत्नी मिली और वो हीरे को कोयला समझकर ठुकराता रहा। तभी माधवी चाय लेकर आ गई। थोड़ी देर बातें करने के उपरांत हिमेश चला गया। दरवाजा बंद करके माधवी उसके पास आ गई तो उसने मृदुल स्वर में कहा, अब आप थोड़ा लेट जाइए, बहुत देर से बैठे हैं, थकान हो गई होगी। आपकी दवा का भी समय
समय हो गया। उसने आंखें उठाकर माधवी की ओर देखा और अकस्मात ही उसे खींचकर हृदय से लगा लिया। उसकी आंखों से अविरल अश्रु प्रवाह होने लगा। अस्फुट स्वर में उसने कहा, मुझे क्षमा कर दो माधवी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं दिखावटी चकाचौंध में अंधा हो गया था, लेकिन अब और नहीं, अब तुम्हें ढेर सारी खुशियाँ और प्यार दूंगा। सदैव स्वयं को भाग्यहीन कहता रहा, परंतु आज कहता हूँ कि मुझसे बड़ा भाग्यवान इस दुनिया में कोई ना होगा जो तुम मेरे जीवन में आई। अजय के वक्ष से लगी माधवी आज निशब्द हो गई थी। आज उसे प्रतीत हो रहा था मानो संपूर्ण आकाश उसके आंचल में समा गया हो। उसकी आंखों से आंसू बहकर अजय के वक्ष पर विलीन होते जा रहे थे, मानो अजय के हृदय में जो प्रेम का नवांकुर फूटा है उसे सिंचित करके लहलहा कर गगन का स्पर्श कर देना चाहते हो। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।